morning to all of you. Let's start a new topic that is nucleus. इससे पहले हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि हमारी मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस है वो हमारी सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है. न्यूक्लियस जैसे हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ब्रेन होता है, उसी तरह से हमारी सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा न्यूक्लियस होता है. अब हम ये इसीलिए न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल, or this is also known as director of the cell. सेल का डायरेक्टर, सेल का ब्रेन हमारा न्यूक्लियस ही होता है, क्योंकि न्यूक्लियस हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है. इसीलिए हम, जैसे हमारा ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारी सेल की एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल करता है. अब यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है. कुछ हमारी ऐसी सेल्स भी हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे आरबीसीज, और कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट होती है. तो यहाँ 2 न्यूक्लियस भी होते हैं, काफ़ी सारे न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं. तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कैसा, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in 1831. 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट डिस्कवर्ड किया था जिसका नाम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मीन्स जो सेंटर पे प्रेजेंट हो, बिल्कुल सेंटर पे. बट हमारा न्यूक्लियस है, हमारी सेल का न्यूक्लियस है, दैट इज almost that is present towards the center. But in case of plant cell, अगर हम प्लांट सेल को, इसकी पोजीशन है वो ज़्यादातर सेंटर पे ही होती है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल में देखेंगे तो न्यूक्लियस है दैट इज शिफ्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी. वो थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट होता है. ऐसा क्यों? Because plant cell having a large vacuole, plant cell का एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और ये वैक्यूल न्यूक्लियस को थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर देता है. तो ये कहना तो गलत होगा कि हमारा न्यूक्लियस है वो सभी सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता. प्लांट सेल के केस में ये डिफरेंट है, ये थोड़ा सा पेरिफेरी की तरफ होता है. चलिए आगे चलते हैं. हमारी प्लांट सेल एनिमल सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जैसे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसीज ऑफ मैमल. एंड प्लांट के केस में हमारी सीव ट्यूब्स. इन केस ऑफ एनिमल यहाँ पे आरबीसीज में हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, कैमल एंड लामा. और हमारे प्लांट के केस में ये कौन सी सेल हैं? प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो ये आरबीसीज हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा. इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को बाइंड अप करे और वो हमारी बॉडी सेल्स तक लेके जाए. लेकिन यहाँ अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये पॉसिबल हो सकता है. सेकंड प्लांट सेल है. हमारी सीव ट्यूब. तो ये
ऐसी जनरल सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे प्रोटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। Is double membranal structure. This is outer membrane, inner membrane. Outer membrane and inner membrane. इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है एंड दैट इज ऑल्सो फिल्ड बाय फ्लूइड एंड दिस स्पेस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। यह स्पेस जो हमारे फ्लूइड से फिल्ड है, ये फ्लूइड हमारे न्यूक्लियस को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। अंदर की तरफ जब हम न्यूक्लियस, ये हमारी जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, बोथ दीज मेम्ब्रेन आर नॉट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, दे हैविंग सम पोर इसलिए बिकॉज दिस फॉर हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, this is cytoplasm and this is nucleoplasm. न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड जो फ्लूइड हमारा न्यूक्लियस से बाहर है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में जो भी हमारे मटेरियल है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, आरएनए, राइबोसोम, व्हाटएवर, तो ये इस पोर के थ्रू बाहर आते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और अगर साइटोप्लाज्म में किसी भी मटेरियल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वो मूव कर जाते हैं। तो यू कैन से दैट पोर्स, न्यूक्लियर पोर, these nuclear pore help in transfer of material from cytoplasm to nucleoplasm, nucleoplasm to cytoplasm. Inside the nucleoplasm, these both membrane collectively known as karyotheca. Theca means membrane and karyo means nucleus. This is nucleus and theca means membrane layer, membrane. तो थेका इसीलिए कैरियो शब्द है, दैट इज डिटरमाइनिंग अबाउट द न्यूक्लियस को बताता है। और थेका वर्ड है, ये हमारी मेम्ब्रेन के लिए यूज किया जाता है। चलिए अंदर आइए, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, अभी बताया। एंड इसके अलावा देयर इज अ फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट. This is fine thread-like structure present, and this structure is known as chromatin material. This is known as chromatin fiber या chromatin materials. This chromatin fiber is very, it is very light or very condensed form. लेकिन ये वैसे light ही होता है क्योंकि condensed form में तो जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिवीजन के दौरान जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो हमारा ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये बहुत ही डार्क
हो जाता है और एक शेप ले लेता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। मीन्स क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और जोमा का मतलब होता है बॉडी। तो कलर्ड बॉडी अपीयर होती है उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये क्रोमेटिन के फेज में होता है। सिर्फ क्रोमोसोम तो तभी बनते हैं जब सेल डिवाइड करने वाली होती है। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये किससे बना हुआ है? भाई ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये दो चीजों से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग, वन इज डीएनए एंड सेकंड इज प्रोटीन। और ऑब्वियसली हमने मेम्ब्रेनल न्यूक्लियस बनाया। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वी आर जस्ट डूइंग स्टडी या वी आर स्टडिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। हमारा डीएनए है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और जिसके साथ बाइंड अप कर रखा है वो क्या होगा? वो पॉजिटिवली होगा। तो यू कैन से दैट हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। एंड पॉजिटिवली क्यों है? क्योंकि ये ऐसे ही अमीनो एसिड से बना हुआ है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। यहाँ पे डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा एक अलग स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम mRNA बोलते हैं। आप हायर स्टडी में पढ़ेंगे। अब mRNA से फिर mRNA यहाँ से पोर के थ्रू ही बाहर निकल जाता है। तो पोर का बहुत बड़ा रोल है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम हियर एंड देयर विद इन द साइटोप्लाज्म एंड विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको डार्क स्ट्रक्चर, and this dark structure is known as nucleolus. Nucleolus. This is the dark structure and it is also play very important role in what? This is responsible for production of ribosomes. Ribosomes. ये हमारे राइबोसोम्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। और राइबोसोम्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। ये एक तरह की साइट प्रोवाइड करते हैं जब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो आप ये देखिए कि हमारे न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा था या सबसे पहले हमने देखा था वो कैरियोथेका के बारे में था, मतलब मेम्ब्रेन of the cell, nucleus cell, membrane of the nucleus, nuclear membrane you can say, membrane। दूसरा था second was nuclear pore, nuclear pore। third is membrane nuclear pore। ये प्रोटीन स्पेशल न्यूक्लियर पोर है, ये स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बनी हुई है, इसीलिए इसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। थर्ड वन इज एंड ये हमारा मटेरियल आने जाने में हेल्प करता है। अगर एक डायरेक्शन में मटेरियल जा रहा है या आ रहा है तो उसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में दो कोई मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं then we say that is symport। सिम मतलब सेम डायरेक्शन। एंड अगर एंटी डायरेक्शन एक मटेरियल या कोई भी एक मॉलिक्यूल्स जा रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में और अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज एंटीपोर्टर, क्योंकि वो पोर कॉम्प्लेक्स है वो किसका काम करेगा? दैट इज द एंटीपोर्टर। थर्ड वन इज membrane nuclear pore। third one is chromatin fiber, fourth is nucleolus, तो ये 4 कंपोनेंट हैं जो मिलके हमारा बहुत अच्छा जो हमारी सेल को एक टाइप की यूकैरियोटिक सेल डिटरमाइन करती है। ये सारे के सारे मिलके एक बहुत अच्छा न्यूक्लियस बनाते हैं। अब हम चलते हैं कि इसके अंदर ये जो रीजन है दैट इज क्रोमेटिन फाइबर, ये क्या
तो देखिए this is our cell, eukaryotic cell, and this is the nucleus. Okay, so nucleus, आपको पता है हर लिविंग बॉडी ग्रो करती है। लिविंग बॉडी ग्रो कब करती है? जब लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी मतलब सेल्स की बनी हुई बॉडी, तो सेल्स हैं वो न्यूट्रिशन लेती हैं। न्यूट्रिशन लेने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके लिए, वो हमारे जो इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ प्रोटीन लेने के बाद ये ग्रोथ करता है, तो यहाँ सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई की स्टेज हो जाती है, एंड बोथ न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, एंड फाइनली द सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड, एंड एक सेल से हमारी दो सेल्स बन जाती हैं। ये दो सेल बन गई। तो ऐसे हमारी बॉडी ग्रो करती है। जब भी हमें कभी चोट लग जाती है, थोड़े टाइम बाद जब हम प्रोटीनियस चीजें खाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो चोट हमारी ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ ऐसा? सेल ने ग्रोथ किया। सेल ग्रोथ कब करती है? जब न्यूक्लियस करता है। अब न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस ही उसका डिवाइड करता है, उसके बाद सेल डिवाइड होती है, फिर सेल डिवाइड होती है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप जरा देखिए कि ये सेल डिवाइड कैसे करती है। मैंने अभी अभी बताया कि भाई पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर होता है। दिस क्रोमेटिन फाइबर जब सेल डिवाइड करता है, तो दिस क्रोमेटिन फाइबर converted into bivalent structure, and this bivalent structure is known as chromosome. This is known as chromosome, colored body. अब यहाँ पे हमारे सेल है वो माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू डिवाइड करती है। तो ये माइटोसिस में तो ये हमारे क्रोमेटिड फाइबर एनाफेज स्टेज में डिवाइड हो जाते हैं, और डिवाइड होने के बाद सेंट्रोमियर से टूट के इधर चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। तो ऐसे हमारा क्रोमेटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। क्रोमोसोम फिर टूट जाता है, अपने अपने हिस्सों में, अपने अपने हाफ हिस्सों में टूट जाता है और अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाता है, और वहां पे फिर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन सिंथेसाइज हो जाती है। तो इस तरह से हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अब ये क्रोमोसोम आप देख रहे हो, ये क्रोमोसोम हमारे कितने टाइप के होते हैं देखिए जरा। दिस इज द क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर से ही बने हुए हैं। कब? जब सेल डिवाइड करने वाली होती है। दिस इज द सेंट्रोमियर। This is the centromere, which is the connection point of these chromatids. ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स, these are same. This chromatid, these are also sister chromatid. So you can say that each and every chromatids of a chromosome, same chromosome, is a sister chromatids. और अगर हम ये दूसरा क्रोमोसोम लेते हैं, this is the centromere. Okay, this chromatid and this chromatid, these are not sister chromatids. These are non-sister chromatids. Non-sister. ये दोनों आपस में non-sister chromatids होंगी, मतलब ये दोनों आपस में सिस्टर नहीं है, लेकिन chromatids तो हैं ही।
तो यहाँ पे ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। नाउ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, हमारे क्रोमोसोम की कितनी टाइप्स होती हैं, ये कितने टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं? जस्ट लुक हियर, क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ chromosomes. So there are 4 types of chromosome. First is metacentric. Second is submetacentric. Submetacentric. Third is acrocentric. And fourth is telocentric. On the basis of position of centromere, there are 4 types of chromosome: metacentric chromosome, submetacentric type of chromosome, acrocentric, and fourth is telocentric. Now, what is the metacentric chromosome? Metacentric जो chromosome है, meta, यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर की पोजीशन है. This is present at the center of these chromatids, and दोनों टाइप की या दोनों साइड की chromatids हैं. These possessing equal length. दोनों की बराबर लेंथ होती है क्योंकि सेंटर पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर. ये देखिए, this type of chromosome is known as metacentric. Metacentric chromosome. Second is submetacentric, मतलब थोड़ा थोड़ा. Look here, this is centromere and this is the chromatid fibers. These both are not equal. These both chromatids are not equal. थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा हमारा सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ शिफ्ट है. तो यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमेटिड्स जो हमारे क्रोमोसोम हैं, इनको हम बोलते हैं सबमेटासेंट्रिक. Submetacentric type of chromosome. Third one is acrocentric. Acrocentric मतलब भाई बहुत ही एक साइड की क्रोमेटिड्स हैं वो बहुत ही छोटी होंगी in comparison to another side. ये हमारा acrocentric type of chromosome है. And last is telocentric. This is like this chromosome. यहाँ पे क्रोमेटिड्स फाइबर एक साइड की तो बहुत ही दिखाई ही नहीं देती हैं. These are the type of telocentric chromosome. Okay, metacentric, submetacentric, acrocentric, and last one is telocentric. So students, आपको अगर यहाँ से इस रीजन से न्यूक्लियस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए. वी विल डिस्कस योर दैट प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड